जैसे ये कोई बर्तन है और इसमें कोई द्रव भरा हुआ है, ये द्रव का ऊपरी पृष्ठ समतल है। यहां वाले अणु, इधर वाले अणु, ऐसे बल लगता है, इन सभी बलों का परिणामी नीचे की ओर होगा। ये बल इस बल से निरस्त हो जाएगा। समतल है तो द्रव के पृष्ठ वाले अणु पर एक नेट बल पृष्ठ के लंबवत द्रव के अंदर की ओर कार्य करता है, जिसके कारण इसमें एक पृष्ठ तनाव उत्पन्न हो जाता है। यानी द्रव में पूरे पृष्ठ में एक तनाव उत्पन्न होता है, जिसकी वजह से पृष्ठ तनाव होता है। अगर द्रव का ऊपरी पृष्ठ ऊपर से देखने पर अवतल आकार का हो, गड्ढे नुमा हो, इस तरह का पृष्ठ हो, तो क्या होगा? ये अणु है, इधर तो अणु है ही, इनके कारण तो नेट बल नीचे की ओर होगा। लेकिन ये जो इधर वाला अणु है, ये चूंकि पृष्ठ वक्राकार हो गया तो ये इधर वाला अणु कुछ ऊपर हो गया, इधर वाला अणु कुछ ऊपर हो गया। ये अणु अब इस दिशा में बल लगाएगा। इस अणु के कारण आकर्षण बल इधर लगेगा, अंतराण्विक बल, और इन दोनों का परिणामी, जैसे कि यहां समतल होने पर इधर के बल निरस्त हो गए थे, यहां निरस्त नहीं होंगे। इन दोनों के कारण एक नेट बल, इसको हम समांतर चतुर्भुज पूरा करेंगे, ऊपर की ओर हो गया। इसका मतलब हुआ कि यहां नीचे की ओर द्रव के अणु के कारण एक आकर्षण बल है ही, लेकिन इनके वक्राकार होने की वजह से ऊपर भी एक नेट बल कार्य कर रहा है। इसका मतलब यह हुआ, और यहां नहीं कर रहा था, यहां केवल द्रव के अणुओं के कारण ही नीचे की ओर था। तो यहां अवतल पृष्ठ होने की वजह से ऊपर की ओर भी एक नेट बल कार्य करने लगा। अगर ये ऊपरी सतह उत्तल प्रकृति की है, उभरी हुई है, तब इस अणु की हम बात करें तो इधर वाले अणु के द्वारा तो नेट बल नीचे की ओर लगता ही है, जिसके कारण पृष्ठ तनाव होता है। अगर ये इस तरह की आप प्रकृति का है तो इस अणु से इधर वाला जो अणु होगा वो कुछ नीचे हो गया, यानी कि ये ऐसे बल लगाएगा, और इधर वाला अणु भी कुछ नीचे हो गया, ये ऐसे बल लगाएगा, और इन दोनों का परिणाम ही कुछ ऐसे होगा, और ऐसे का मतलब नीचे की ओर हो गया। यानी पृष्ठ तनाव के कारण तो अंतराण्विक आकर्षण बल के कारण तो एक बल लगा हुआ था, ये यहां भी लगा हुआ है, यहां भी लगा हुआ है, यहां भी लगा हुआ है। लेकिन अगर समतल है तो ऊपर कोई बल नहीं है, ऊपर की ओर अवतल प्रकृति है तो अवतल पृष्ठ की ओर एक अतिरिक्त बल लगता है। इधर नीचे की ओर अवतल प्रकृति है, अवतल पृष्ठ की ओर अतिरिक्त बल लगता है। तो हम यहां देख रहे हैं समतल पृष्ठ के दोनों ओर दाब एक तरह का समान है। जैसा कि हम जानते हैं द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ से h गहराई पर दाब h रो g होता है, और पृष्ठ के ऊपर और नीचे दाब लगभग समान माने जा सकते हैं। लेकिन अगर ये अवतल प्रकृति का है तो अवतल पृष्ठ की ओर दाब अधिक होता है। वो अणु इस तरीके से हो गए, ऊपर की ओर उत्तल हो या नीचे की ओर अवतल होगा तो अवतल पृष्ठ की ओर दाब अधिक होता है। जो अवतल पृष्ठ है, अवतल पृष्ठ की ओर दाब अधिक होता है, और इसका मान 2T/r के बराबर होता है। r इस वक्र पृष्ठ की त्रिज्या है। तो ध्यान रखने की बात है कि अगर कोई द्रव का पृष्ठ समतल है तो उसमें ठीक पृष्ठ के ऊपर और नीचे दाब समान होता है। लेकिन अगर पृष्ठ वक्राकार है, उत्तल या अवतल प्रकृति का है, तो अवतल पृष्ठ की ओर दाब कुछ अधिक होता है। और कितना अधिक होता है? 2T/r के बराबर। आगे हम सिद्ध भी करेंगे इसको। जैसे यहां एक नली है और इसमें द्रव का ऊपरी पृष्ठ मान लीजिए इस तरह से अवतल आकार का है। ये कांच की नली हो और ये जल भरा हो तो इसमें इसी तरह की प्रकृति होती है। तो क्या होगा, ये द्रव का जो अणु है पृष्ठ का और नली के संपर्क वाला है, इस अणु पर इस नली के यानी कांच के अणु के द्वारा इस दिशा में बल लगता है जिसे हम आसंजक बल कहते हैं।
और द्रव के अणु पर द्रव के अणु द्वारा इधर जो बल लगता है उसे हम ससंजक बल कहते हैं। असंजक एक ही तरह के अणुओं के बीच लगने वाले अंतराण्विक बल, असंजक अलग अलग तरह के अणुओं के बीच कार्य करने वाले आसंजक बल। आसंजक बल मतलब जल के अणु पर द्रव के पृष्ठ के उन अणु पर जो नली के संपर्क में है, आसंजक बल बाहर लगता है कांच के अणुओं के द्वारा। द्रव के अणु के द्वारा ससंजक बल इधर लगता है, क्योंकि अणु यहां है, इनका परिणामी इधर हो गया, स्पर्श रेखीय होता है, ऐसे होता है। और इन दोनों का परिणामी ये हो गया। इन दोनों का परिणामी बाहर भी हो सकता है, अंदर भी हो सकता है, और ठीक ऐसे भी हो सकता है। अगर आसंजक बल ज्यादा हुआ तो बाहर की ओर को होगा, आसंजक ग्रेटर देन ससंजक। ये नीचे की ओर आसंजक इक्वल देन ससंजक। अंदर की ओर होगा आसंजक स्मॉल देन ससंजक। कांच और जल के लिए स्मॉल ये कोण, अगर हम इस अणु से द्रव के पृष्ठ पर एक स्पर्श रेखा खींचें और नली की दीवार पर द्रव के अंदर की ओर स्पर्श रेखा खींचें, नली की दीवार पर ऊपर भी स्पर्श रेखा होगी, लेकिन द्रव के अंदर की ओर ये जो कोण होता है इसे हम स्पर्श कोण कहते हैं। थीटा स्पर्श कोण। संपर्क कोण, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। तो संपर्क कोण, स्पर्श कोण, ये कोण है। कौन सा कोण है? किसी बर्तन में द्रव भरा है, द्रव का पृष्ठ नली के संपर्क में है, द्रव के पृष्ठ के उन अणुओं से जो नली के संपर्क में है, द्रव के पृष्ठ पर खींची गई स्पर्श रेखा और नली की दीवार पर द्रव के अंदर की ओर खींची गई स्पर्श रेखा के बीच के कोण को हम स्पर्श कोण कहते हैं, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कहते हैं, संपर्क कोण कहते हैं। जल और कांच के लिए थीटा का मान स्मॉल देन 90 डिग्री होता है। जल और चांदी की नली, इसके लिए थीटा का मान 90 डिग्री। पारा और कांच, इसके लिए थीटा का मान ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है, क्योंकि यहां जैसे ये कांच की नली हो और इसमें पारा भरा हुआ हो, तो पारे की ऊपरी सतह कुछ ऐसे होती है। ये पारा है, ये कांच है। इन अणुओं पर आसंजक बल इधर लगेगा, इन सभी अणुओं के द्वारा ऐसे बल लगेगा, और इधर जल पारे के अणु है, इनके द्वारा इधर लगेगा ससंजक बल। ये आसंजक है और ये ससंजक है। द्रव के उन अणुओं से जो नली के संपर्क में है, द्रव के पृष्ठ पर खींची गई स्पर्श रेखा नली की दीवार पर द्रव के अंदर की ओर खींची गई स्पर्श रेखा के बीच के कोण को स्पर्श कोण कहते हैं। यह कोण थीटा हो गया। थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री है। चांदी और जल ये समतल होता है। पारा और कांच ये उत्तल प्रकृति का होता है, ऊपर की ओर। जल और कांच ये अवतल प्रकृति का होता है। अवतल पृष्ठ की ओर दाब अधिक होता है, या यूं कहिए कि उत्तल पृष्ठ की ओर दाब कम होता है। अवतल पृष्ठ की ओर दाब अधिक होता है, या यूं कहिए कि उत्तल पृष्ठ की ओर दाब कम होता है। यहां दाब कम है, यहां ये अवतल पृष्ठ इधर दाब अधिक है, और जो समतल होते हैं उनमें दाबांतर 0 होता है। मतलब अगर यहां दाब P है तो यहां भी दाब P है। अगर यहां दाब P है तो यहां कम होगा, P - 2T/R होगा। अगर यहां दाब P है तो यहां दाब P + 2T/R होगा, क्योंकि अवतल पृष्ठ की ओर दाब अधिक होता है, उत्तल पृष्ठ की ओर दाब कम होता है। तो दाब का अंतर होता है पृष्ठ में अगर वक्रता है। अगर ये चौड़ी नली है
कांच की और जल भरा हुआ है, तो ये जल की प्रकृति कुछ ऐसे होती है। यानी यहां के अणु यहां कुछ अवतल पृष्ठ बनाएंगे, यहां अवतल बनाएंगे, नली चौड़ी है तो बीच का भाग लगभग समतल होता है। अगर हम इस समतल भाग को काट दें, मतलब इस नली की चौड़ाई को इतना कम कर दें कि ऊपरी सतह अगर अवतल है, मतलब उत्तल या अवतल प्रकृति की है, तो पूर्णतया अवतल या अवतल हो। अभी ये कुछ समतल है क्योंकि यहां कांच के अणु के द्वारा बहुत कम नेट बल शून्य होता है, अणुओं के बीच एक दूरी तक ही बल लगते हैं, तो यहां बल सक्रिय है, यहां बल सक्रिय है, लेकिन अधिक दूरी पर बल सक्रिय नहीं है, इसलिए बीच का भाग समतल हो गया। इस बीच के भाग को काटने का तरीका हुआ कि नली को बारीक कर दिया जाए। तो क्या होगा, ऊपरी सतह अगर अवतल है तो पूर्णतया अवतल, और उत्तल है तो पूर्णतया उत्तल। ऐसी नली को केश नली कहते हैं। हालांकि केश माने बाल होता है, यानी इनके अंदर जो डायमीटर है वो बाल के साइज का हो। बाल बहुत बारीक होते हैं, यानी इन नली के अंदर का बहुत बारीक सुराख अगर हो, इनका डायमीटर बहुत कम हो, तो केश नली ने कहा जा सकता है। सही परिभाषा केश नली की है कि केश नली में अगर द्रव की सतह है, ऐसी नली जिसमें द्रव की सतह अगर अवतल या उत्तल प्रकृति की है, तो पूर्णतया उत्तल या पूर्णतया अवतल प्रकृति की होती है। ऐसी नली को हम केश नली कहते हैं।